Beats by Dallas, make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। स्वागत है वापस से आपका इस चैनल पे पढ़ ले 11th ह्यूमैनिटीज़ पे। यार ये तुम्हारा सेकंड लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। हमने चालू किया था राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पिछले लेक्चर में। इसका यार पार्ट 1 हमने देखा था, आज इसका पार्ट 2 चालू करेंगे। इसके शायद 2 या 3 पार्ट और लगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं बनाते जा रहा हूँ यार, उसके हिसाब से मुझे भी समझ आ रहा है। ठीक है, तुम्हारी बहुत लोग की कंप्लेन आ रही थी यार कि पहले हमारा ज्योग्राफी करा दो, हमारा हिस्ट्री करा दो। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था यार उस पहले चैप्टर के करने के बाद, इसलिए मैंने ये करवाया। ठीक है, इसके बाद यार तुम्हारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी चालू हो जाएगा। इसके बाद यार जब हमको यूट्यूब का पोल का हमको जब मिल जाएगा यूट्यूब की तरफ से, तो यार हम उसमें डाल दिया करेंगे और तुम जो चाहोगे वो लेक्चर तुम्हारे हिसाब से आया करेगा। ग्रेट, तो आगे बढ़ते हैं यार। ये थोड़ा बहुत मेरे बारे में है। मेरा नाम शिवांश गुप्ता है। अब तक तो यार तुम भी जान गए होगे। ठीक है, करेंटली आई एम एट SRM यूनिवर्सिटी। और यार तुम्हारे सोशल साइंस का क्रिएशन का रहा है, तुम्हारे जो 10th का कंटेंट तुमने देखा होगा पुराना इस चैनल पे, तो उसके क्रिएशन में यार मेरा भी हाथ था। ठीक है, तो थोड़ा सा यार प्लेटफॉर्म के बारे में जान लो कि तुम मेक श्योर करो यार कि तुम हमको इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे हमसे जुड़े हो। क्यों? क्योंकि यार कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले यहाँ पे आता है। ठीक है, तुम्हारे लिए नोट्स आने वाले हैं, वो तुम्हारा अपडेट यहीं पे आएगा सबसे पहले। और तुम्हारे लिए यार कुछ और चीज़ें भी सोच के रखी है, बता दूँ क्या? रुक जाओ यार, थोड़ा पता चलेगा। उसके लिए क्या करो, इस चीज़ को भाई तुम फॉलो करके रखो इन दोनों जगह पे। ठीक है, और जब नोट्स आएंगे तो कहाँ पे आएंगे भाई साहब? वन एंड ओनली हमारी वेबसाइट पे पढ़ले.in। तो यार तुम यहाँ पे भी चेकआउट करते रहा करो, तुम्हारे लिए कुछ आया है कि नहीं आया है। वैसे हम यहाँ पे बता देंगे तुमको, बट स्टिल। ठीक है, और हमारा बैच कौन सा है भाई? हमारा बैच का नाम है समग्र बैच। और ये बैच की मेन स्पेशलिटी क्या है? मेन स्पेशलिटी यार इसकी कि हम इसमें तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर करा रहे ह्यूमैनिटीज़ का। और सिर्फ कवर नहीं करा रहे यार, तुमको उसका जो मटेरियल प्रोवाइड कराना चाहिए, जो कि अब लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, हमने वो भी तुमको पूरा अवेलेबल कराने का प्रॉमिस किया है यार, तो हम वो भी करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वेट करते जाओ यार, सब मिलेगा तुमको। ठीक है, और भाई आखिरी चीज़, मैं हर लेक्चर में सेम फोटो लगा के बोलता हूँ कि तुमको इस भाई की तरह नहीं देखना है, तुमको इस भाई की तरीके से देखना है। मतलब तुम्हारे हाथ में यार एक पेन हो, ठीक है, एक कॉपी हो, और तुम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में लिखते जाओगे। ठीक है, तो यार इतनी सारी बातों के बाद चलो शुरू करते हैं। पहले देख लो यार एक बार, जस्ट थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था। हमने देखा था यार कि हमको राइट्स की क्या ज़रूरत है, नीड ऑफ राइट्स। सबसे पहले हमने यहाँ से चैप्टर चालू किया था कि राइट्स की ज़रूरत कैसे पड़ी, फिर हमने उसको कुछ स्टोरीज से समझा। हमने देखा था यार कि जब गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स अपने इंडिया में, तो उसके वजह से जो वर्कर्स को प्रॉब्लम आई थी वो कैसे सॉल्व हुई। फिर हमने एक जेल के आदमी का केस देखा था, है ना। और उसके बाद यार फिर हमने क्या देखा? हमने देखा बिल ऑफ राइट्स। हमने देखा बिल ऑफ राइट्स क्या होता है यार, ये अमेरिका से इसका क्या रिलेशन था। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने देखा राइट टू इक्वालिटी। हम ये चीज़ पूरी देख के आ रहे कि राइट टू इक्वालिटी क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज भाई तुम्हारी बात होगी तुम्हारी आज़ादी की, राइट टू फ्रीडम। ये तुम्हारे आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। तुम्हारे यार बुक में आर्टिकल मेंशन नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत सोच रहे हो आगे कि नहीं भाई हमको आगे UPSC का एग्ज़ाम देना है, PCS का एग्ज़ाम देना है, तो यार उनके लिए ज़रूरी है कि तुम ये आर्टिकल्स को तुम याद रखो। ठीक है, कि कौन सा कहाँ पे, मैं बताऊंगा आगे कि कौन सा आर्टिकल कौन सा है, मतलब क्या नाम है उस आर्टिकल का जहाँ पे जब वो आएगा। ठीक है, बस तुम ये जान लो, तुमको ये पता होना चाहिए कि राइट टू फ्रीडम के अंदर तुम्हारे 19 से 22 ये आर्टिकल आते हैं। ठीक है, अब एक बार सोचो यार, राइट टू फ्रीडम, क्या ज़रूरत है तुमको फ्रीडम की, और तुम्हारे लिए क्या फ्रीडम है? सबके लिए अलग अलग होता है। एक बार अपना अपना सोच लो मन में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तुमने सोच लिया होगा। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे NCERT में इस चीज़ को कैसे बताया है, जो तुम्हारे इक्वालिटी एंड फ्रीडम है, और फ्रीडम को तुम लिबर्टी भी बोलते हो, ये तुम्हारे यार मोस्ट एसेंशियल राइट हैं तुम्हारे डेमोक्रेसी के, तुम्हारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। अब यार ये कैसे हो रहा है, ये चीज़ थोड़ा समझो। ठीक है, अगर मैं तुमको इक्वालिटी दे दूं कि सब बराबर हैं, ठीक है, लेकिन तुमको आज़ादी ना दूं कुछ करने की, तो यार तुम कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, सब बराबर ही रह जाएंगे। मतलब सब गधे हैं तो सब गधे रह जाएंगे। तो यार बस तुम समझो कि अगर सब इक्वल हैं तो ग्रोथ होगी क्या सोसाइटी की? नहीं, क्योंकि कोई ग्रो करना चाहेगा तो ग्रो नहीं कर पाएगा, उसको रोक दिया जाएगा कि भाई सब इक्वल रहने चाहिए, तो आप कैसे ग्रो कर रहे हो। ठीक है, अब इसी तरह अगर सिर्फ तुमको फ्रीडम दे दिया जाए और इक्वालिटी हटा दी जाए तो क्या होगा यार?
अगर तुमको सिर्फ फ्रीडम दे दे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि बस जो तुम्हारे हायर क्लास में बैठे हैं लोग, मतलब जो थोड़े अच्छे लेवल पे हैं अभी, वो नीचे वालों को सप्रेस करने लग जाएंगे, उन पे दबाव डालने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये जस्टिफाइड होगा क्या? नहीं। तो यहाँ से क्या निकल के आया यार, इक्वालिटी और फ्रीडम तुम्हारे दोनों साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और इसके बिना यार तुम्हारे राइट्स का कोई मतलब नहीं होगा। हाउएवर इट डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनी थिंग दैट वन डिज़ायर और लाइक। लेकिन यार तुम्हारे आज़ादी का ये भी मतलब नहीं होता है कि तुम जो चाहे वो करो। अब तुम ही सोचो कि अगर आज़ादी मैंने बोली और आज़ादी कुछ भी करने की हो जाए, ठीक है, तो चोर भी तो अपने मन की आज़ादी का काम कर रहा था, उसको जो मन अच्छा लगा वो कर रहा था, तो उसको चोरी करने की आज़ादी होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए भाई, चोरी क्योंकि गलत चीज़ है। तो यहाँ से ये समझ आता है यार कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, तुम यार कुछ भी ऐसे फॉलो नहीं कर सकते, तुमको अपने राइट्स वगैरह समझने पड़ेंगे। चलो यार अब आगे देखो। Therefore, freedom are defined in such a manner that every person will enjoy his freedom without threatening freedom of others, without endangering the law। अब यार ये दो चीज़ आ रही हैं। फ्रीडम तुम्हारे ऐसे फॉलो होने चाहिए कि वो दूसरे के फ्रीडम को हार्म ना करें, कि मतलब तुम्हारा जो फ्रीडम है तो तुम उससे दूसरे का किसी का फ्रीडम हार्म ना करो। बेसिक सी चीज़ है यार कि तुम अपने स्पेस पे रह के फ्रीडम अपना एंजॉय करो। अगर तुमने जैसे हमने चोरी का एग्जांपल लिया था पहले, ठीक है, तो उसके लिए वो फ्रीडम था उसकी चोरी करना, तो उसने तुम्हारा कुछ सामान चुरा लिया, तो तुम्हारा स्पेस है, तुम्हारा जो फ्रीडम है वो तो हार्म हो रहा है। तो यार एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेट नहीं हो रहा है, लेकिन तुम समझ रहे हो चीज़ों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और भाई तुम्हारा लॉ को बिना एंडेंजर किए, बिना लॉ को तुम्हारा बिगाड़े, ठीक है, हाँ, बिना लॉ को तुम्हारे बिगाड़े। तो अब देखो यार वो चोरी कर रहा है, उसी एग्जांपल से समझो, वो लॉ को बिगाड़ रहा है, मतलब लॉ को तोड़ रहा है, यहाँ पे ये बोलना चाहिए लॉ को तोड़ रहा है। तो यार जब वो लॉ को तोड़ रहा है तो ये सही चीज़ नहीं है। तो ये दो चीज़ बिना किए आपका फ्रीडम आपको मिलेगा, बेसिक है। आगे बढ़ते हैं। अब यार ये तुम्हारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21, ये तुम्हारे बुक में ऐसा का ऐसा दिया है, तो इसको अपन पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। ये बहुत वास्ट आर्टिकल है भाई, और ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे राइट्स एक तरफ और इसकी इंपॉर्टेंस एक तरफ, इतना इंपॉर्टेंट भाई ये राइट है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। भाई साहब, मतलब तुम्हारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कोई हार्म नहीं कर सकता। बहुत बेसिक राइट है, इसलिए मैंने तुमको बोला था कि ये भाई तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, ठीक है। तो बिना जो प्रोसीजर है लॉ का, उसको छोड़ के तुम्हारा कोई भी राइट को वॉयलेट नहीं कर सकता। अब यार लेकिन ये जो तुम्हारा आर्टिकल 21 है, इसके खुद के अंदर 35 टाइप के राइट आते हैं। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट तुम्हारे नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया। इसके अंदर और 35 थिंग्स आती हैं तुम्हारे राइट्स में, जैसे राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी। अगर तुम्हारी लाइफ हो यार लेकिन उसमें ह्यूमन डिग्निटी ना हो तो उस लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। राइट टू प्राइवेसी बेसिक है। राइट टू हेल्थ, अभी इसकी ज़रूरत भी काफ़ी हो रही है यार, तुम देखोगे हॉस्पिटल वगैरह में काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है, तो यहाँ से तुम उसको रिलेट करो थोड़ा सा। तुम पर्सनल एग्जाम्पल से यार रिलेट करना चालू करोगे ना चीज़ों को, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियरली तुम्हारे को समझ आएंगे यार। तो जो तुम्हारे आसपास चीज़ें चल रही है ना, उसको यहाँ से लिंक किया करो, ठीक है। तो यार तुमको यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो समझ आना चालू होंगी, ठीक है। आगे बढ़ो यार, अब इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं इसको, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यही इसको मैंने तुमको शुरू में ही बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। तो यही चीज़ इसने बोला, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड ऑफ हिज लाइफ ऑफ हिज और हर बोलना भूल गया था तो माफ़ करना यार सब कोई, ऑफ हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। जो तुम्हारे लॉ के थ्रू जो प्रोसीजर है उसको छोड़ के भाई तुम्हारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कोई नहीं छेड़ सकता, ठीक है। मतलब जो कानून है उसमें अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तभी तुम्हारे ऊपर एक प्रोसीजर चलाया जाएगा, तुमको उसको छोड़ के तुमको गलत नहीं ठहराया जा सकता। मतलब ठीक है, तुम समझ गए, नहीं समझे तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अंडरस्टैंडेबल। आगे आ जाओ। अब इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब थोड़ा डीप में समझते हैं। तुमको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता बिना तुमको अरेस्ट का रीज़न बताए हुए, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। If arrested, the person has the right to defend himself by a lawyer of his choice।
भाई तुम अपने मन का लॉयर चूज़ कर सकते हो, ये भी तुम्हारा बेसिक सा राइट है, ठीक है। ऑल्सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक दैट पर्सन टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। भाई तुमको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेशी की जाएगी तुम्हारी, ये तुम्हारा राइट है। और ये अगर तुम्हारा वायलेट होता है, वैसे तो यार कभी ज़रूरत ना पड़े वहाँ जाने की, बट स्टिल तुमको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक थिंग्स हैं कि तुमको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में तुम्हारी पेशी होना एकदम तुम्हारा राइट है, कि उसके बाद तुमको वहाँ बिना रीज़न के नहीं रखा जा सकता, ठीक है। द राइट हैज़ वाइडर एप्लीकेशन। भाई साहब मैंने तुमको शुरू में बताया कि इस राइट का बहुत वाइड एप्लीकेशन है, और ये तुम्हारा राइट एक तरफ, बाकी राइट्स दूसरे तरफ। देखो, राइट टू लाइफ विदाउट ह्यूमन डिग्निटी, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये तुम्हारा होना चाहिए यार, इसका ये भी एप्लीकेशन है तुम्हारे राइट का। द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर एंड लाइवहुड इज ऑल्सो इंक्लूडेड। कोर्ट ने ये भी बोल दिया भाई कि तुम्हारा जो राइट टू लाइवहुड है और तुम्हारा राइट टू शेल्टर है, ये भी तुम्हारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। यार ये वर्ड्स का मतलब अपने आप समझ आ रहा है, इसलिए अब क्या समझाऊँ मैं इस चीज़ को दोबारा, तुम बताओ। तो आगे बढ़ जाते हैं यार यहाँ पे, ठीक है। अब इसका एक और पार्ट आता है यार तुम्हारे इसी राइट का, प्रिवेंटिव डिटेंशन। और यार ये इसी राइट को तुम्हारा नेग्लेक्ट करता है। कैसे? पढ़ो इसको। ऑर्डिनरी पर्सन है, उसको कैसे कि वो जुर्म करेगा, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा, ये प्रोसीजर होता है। लेकिन यार कभी कभार क्या होता है कि गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि कोई पर्सन हो सकता है कुछ आने वाले दिनों या फिर आने वाले टाइम पे कुछ अनलॉफुल करे, ठीक है, जिससे लोगों के राइट्स को हार्म हो या फिर लॉ वायलेट हो बहुत गंदे तरीके से, तो उसको यार अरेस्ट कर सकती है अपनी पुलिस। और ये है तुम्हारा प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कुछ होने से प्रिवेंट करने के लिए तुमको डिटेन किया। वर्ड्स को तोड़ो, अपने आप समझ आएगी, इतनी इंग्लिश आती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, कुछ चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए तुमको डिटेन किया, ठीक है। मतलब अगर तुमको जैसे कि तुम्हारे स्कूल में होता है, कोई एक पहले से एक बदमाश बच्चा रहता है, ठीक है, तो उसको पहले ही जो तुम्हारा क्लास टीचर है आगे वाली बेंच में बैठा लेता है, ठीक है, कि यार वो बदमाशी ना करे। यहाँ से लिंक करो, समझ आ रही है चीज़ कि यहाँ पे फ़र्क इतना है यार कि तुम्हारा क्लासमेट है वो थोड़ा नटखट है, वो ज़्यादा गलती नहीं करता, बट यार कोई क्रिमिनल की तो सोचो तुम, क्रिमिनल कितने बड़े क्राइम कर सकता है। और गवर्नमेंट को अगर लगता है कि यार ये क्राइम कर सकता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट उसको पहले से अंदर रख लेती है भाई, अंदर मतलब तुम्हारे उसको जेल में रखती है कुछ टाइम के लिए। और प्रिवेंटिव डिटेंशन यार तुम्हारे घर पे भी होता है, मतलब घर तुम्हारा किसी का घर है, उसके अंदर तुम नज़रबंद हो, तो वो भी तुम्हारा प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, ठीक है। इसलिए सरकार यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन करके रखती है, ठीक है। और यार एक चीज़ देखो, ये वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनाया, मतलब अलग से वो लॉ में हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ हमारे इंडिया ने लिखा। इसकी वजह से यार हमारा क्रिटिसिज्म भी हुआ है। इसके कई ग्राउंड हैं, इसके पॉजिटिव ग्राउंड्स भी हैं, नेगेटिव ग्राउंड्स भी हैं। तुम जब इसको डीप में चीज़ें समझोगे आगे क्लासेस में या फिर इसी में अगर आगे आएगा तो हम इस पर और डिबेट करेंगे, ठीक है। और ये तुम्हारा भाई आर्टिकल 22 है, कॉम्पिटिशन वाले अपने कान खड़े कर लो, ठीक है। तो तुम्हारा ये आर्टिकल 22 क्या बोलता है, ये तुम्हारा प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक्सप्लेन करता है। वही चीज़ बताई यार कि गवर्नमेंट जो थ्रेट हो, मतलब अपने एरिया के लिए, जो लोगों के पीस के लिए थ्रेट हो, उसको गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती है। लेकिन यार इसमें भी प्रोविज़न है तुम्हारे कि 3 महीने से ज़्यादा तुम किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रख सकते। उससे अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो उसको एक एडवाइजरी बोर्ड के पास रिव्यू के लिए लेके जाएगा कि भाई अब इसको छोड़ा जाए कि अभी भी इसको कैद करके रखा जाए, ठीक है। तो यार ये डिसाइड होगा, उसके बाद उसका आगे डिसीजन आएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। बट दिस प्रोविजन हैज़ ऑफन बीन मिस यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। बेसिक मैं इसको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। मेनी पीपल थिंक दैट देयर शुड बी मोर सेफ गार्ड रिगार्डिंग दिस। यार यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है तुम्हारा, फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इस प्रोविज़न का काफ़ी बार मिसयूज़ करती है यार। इसका एक एग्जांपल देखो, जो मान लो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, वो तुम्हारे अपोजिशन के किसी लीडर को या फिर किसी नेता को जेल में बंद करा दे, ये बोल के कि इसके वजह से भाई पब्लिक ऑर्डर को हार्म है, मतलब जो पब्लिक का पीस है उसको हार्म हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपने पावर का मिसयूज़ किया। और यार ये होता भी है, दिस इज़ द रियलिटी, कि गवर्नमेंट अपनी इस पावर का बहुत मिसयूज़ करती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया होगा। और इसीलिए भाई लोग चाहते हैं कि, सेकेंड पॉइंट, इसलिए लोग चाहते हैं यार कि इस चीज़ से तुमको सेफ गार्ड मिलनी चाहिए। मतलब
तुम्हारे संविधान में ही थोड़े और ज़्यादा प्रोविज़न लिखे होने चाहिए कि ये कारण होंगे, तभी भाई तुम उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट कर पाओगे। ठीक है यार, तुमको अगर लेक्चर स्लो लग रहा है तो इसको तुम 1.25, 1.5 और 2 पे भी देख सकते हो। मैं खुद अपने लेक्चर 2 पे देखता हूँ आराम से। यार मैं बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो आराम से चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो मैं सबका देख रहा हूँ यार। तुमको अगर थोड़ा धीरे लगता है तुम 2 पे देखो, ठीक है, तुम 1.5 पे देखो, ये तुम्हारे ऊपर है। ग्रेट, आगे देखते हैं यार। अब मैंने तुमको बताया था अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन स्टार्ट करते टाइम, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ये निग्लेक्ट करता है, मतलब इससे उल्टा चलता है। अब तुम्हारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या मिल रही है भाई, तुमको आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, तुमको वो तुम्हारी आज़ादी छीन रहा है, तुमको तुमको जेल में डाल दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में यार बहुत टेंशन रहा है कई बार। ठीक है, और जब भी टेंशन होता है कोई चीज़ कहाँ पे जाती है, जुडिशरी के पास। ठीक है, अब यार इसको छोड़ के तुम्हारे दूसरे फ्रीडम भी हैं। और कौन कौन सी फ्रीडम है भाई? अंडर द राइट टू फ्रीडम देयर आर सम अदर फ्रीडम एज वेल। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है भाई। तुम्हारे अभी जो हम पढ़ रहे थे वो एब्सोल्यूट थे। जो तुम्हारा राइट 21 आर्टिकल 21 है वो तुम्हारा एकदम एब्सोल्यूट है, उसको कोई भी नहीं छीन सकता भाई। ठीक है, और ये इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है गवर्नमेंट। क्या क्या है ये तुम्हारे राइट टू फ्रीडम? ये तुम्हारा स्पीच पे हो सकता है, ये तुम्हारा आर्टिकल 19 है भाई। राइट टू फ्रीडम, राइट टू असेंबली वाले आर्टिकल 19 है। कंपटीशन वाले कान खड़े। ठीक है, तो यार कंपटीशन वाले तुम बार बार इतना मुझे बोले हो ना कि अब मुझे उनके लिए भी ध्यान देना पड़ रहा है चीज़ों पे, और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ी कंपटीशन वाले ज़्यादा ध्यान दो। ये तुम्हारा आर्टिकल है, जो तुम्हारे 6 राइट्स होते हैं आर्टिकल 19 के अंदर, ये सिर्फ तुम्हारे कंपटीशन वालों के लिए है। तुमको भी पता होना चाहिए यार, जितने सब देख रहे हो व्यूअर्स क्या मेरे यार, तुम मेरे साथी ही हो, जूनियर्स हो। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम भाई बेसिक चीज़ है, पढ़ लो। राइट फ्रीडम ऑफ असेंबली, भाई तुम्हारी असेंबली जो होती है, जो तुम लोग जो जुट बना के तुम्हारा रैली वगैरह करते हैं ये सब, लेकिन भाई इसमें रिस्ट्रिक्शन भी हो सकते हैं। जब ये अनलॉफुल हो या जो पीसफुल ना हो, तब ये असेंबली कर सकती है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग ना मिल सकें। जैसे अभी कोविड का केस देख लो भाई, यहाँ पे तुमको बहुत अच्छे से समझ आएगी ये चीज़ कि अभी देखो तुम्हारे लोगों की गैदरिंग इसमें मना है। ठीक है, ये तुम्हारे फ्रीडम ऑफ असेंबली को छीन रहा है, लेकिन भाई ये तुम्हारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ये तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन है, ये रीजनेबल है, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ सोच के लगाया है। ये तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती ये चीज़ नहीं लगाई गई है। ठीक है यार, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है मुझे समझ आ रहा है, लेकिन तुमको समझ आए वो ज़्यादा ज़रूरी है लेक्चर। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, लेकिन तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम इन्जॉय करोगे इस चीज़ों को। ठीक है, और कमेंट्स में तुम बताओ यार फिर क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। कमेंट्स में थोड़ा बहुत लिखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लाइक यार अभी तक नहीं मारा है तो कर देना। अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन है, उसके साथ प्रॉब्लम होगी भाई। मैंने तुमको बताया कि ये दोनों हमेशा जो तुम्हारे रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन रहता है इन दोनों में, तो रिस्ट्रिक्शन के साथ प्रॉब्लम आएंगी ही। सच पावर्स कैन बी ईजिली मिसयूज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। भाई तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन इन सब पावर्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर सकता है। बहुत कॉमन है यार, तुमको मैंने एग्जाम्पल दिया पीछे, अगर नहीं समझ आया तो वापस जाओ, देखो और फिर यहाँ पे वापस आओ और मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम वापस आए हो। ठीक है, द जेन्युइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल मे बी डिनाइड परमिशन। समझ आया? नहीं, एक एक करके लाइन को पढ़ो, समझ आएगा। द जेन्युइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट और पॉलिसी, अगर कोई जेन्युइन एक्ट हो रहा है भाई गवर्नमेंट के अंदर, तो गवर्नमेंट उसको भी डिनाई कर सकती है परमिशन। अगर गवर्नमेंट ने गलती की है और गवर्नमेंट उस गलती को यार छुपाना चाहती है, अगर वो गलती को छुपाना चाहती है तो वो उस प्रिवेंट कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे उस रैली को। तो ये देखा भी गया यार, कई जगह पे देखा गया। अभी किसान आंदोलन चल रहा है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल में नहीं घुसूंगा और अभी तुमको भी नहीं घुसना चाहिए यार, तुम चीज़ों को बस समझते जाओ। ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ सम मेंबर्स, अब भाई तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें भी कई मेंबर्स ने बोला था यार कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये तुम्हारे सही नहीं है। तुम पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेना, मैंने तुमको क्रक्स जो था वो समझा दिया है। ठीक है, अब लेकिन यार इसमें भी ये है, तुमको ये चैप्टर मैंने पढ़ाया तो तुम अब अवेयर हो चीज़ों के, तुमको पता है भाई कि क्या क्या हमारे लॉज हैं, क्या क्या हमारे राइट्स हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं भाई ये, हाउएवर इफ द पीपल आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स and choose to protest against such unjust acts of the administration, then such misuse of power became rare। अब यार तुम देखोगे कि तुम अवेयर हो, ठीक है, और तुमने प्रोटेस्ट किया इन सब के अगेंस्ट जो अनजस्ट लॉज हैं, तो यार
ऐसी जो मिसयूज़ है पावर का, गवर्नमेंट रेयरली ही कर पाती है, ठीक है। अब राइट ऑफ अक्यूज्ड, अब यार ये चीज़ को पढ़ो तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अपन आखिरी में समराइज करेंगे इस पेज को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर्स दैट पर्सन अक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंस वुड ऑल्सो गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन। भाई जो तुम्हारा अक्यूज्ड पर्सन है, अक्यूज्ड मतलब जिसपे अभी इल्ज़ाम लगाया गया है, मतलब उसको जो तुम क्रिमिनल मत समझो, उस पर अभी इल्ज़ाम लगा है क्रिमिनल होने का, अभी उसको ये चीज़ प्रूफ नहीं हुई है, इस पर थोड़ा एम्फेसिस करना। We often tend to believe that anyone who is charged with some offense is guilty। मैंने तुमको बोला कि जब तक यार तुम्हारा क्राइम प्रूफ नहीं हो जाता वो क्रिमिनल नहीं होता। फिल्मी डायलॉग हो गया, ठीक है। तो यही बोल रही है लाइन कि यार जब तक क्राइम नहीं होता कोई भी आदमी गिल्टी नहीं कहलाता, ठीक है। हाँ, तो वही चीज़ बोला यहाँ पे। और इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट अक्यूज पर्सन गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। भाई ये ज़रूरी है कि जो तुम्हारा ऑफेंडेड पर्सन है, जिस पे ऑफेंस लगाने का लगा है कि उसने ऑफेंस किया, जो चार्ज लगा है उसके ऊपर, ठीक है, तो उसको भाई प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को साबित कर पाए कि भाई मैंने ये सब गलती नहीं की है, जज साहब मैंने ये गलती नहीं की है। तुमने सुना होगा यार, मतलब मेरी एक्टिंग में मानता हूँ बहुत गंदी है, लेकिन यार तुमने सुना होगा, तुमने मूवीज़ में देखा होगा, जो तुम कोर्ट में सामने खड़े होकर बोलता है जज साहब ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर गलत लगाए जा रहे हैं, ये जो तुमने सुना है ये वही है कि उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए यार अपने जो क्राइम्स है उनको गलत बताने के लिए, उसको अपने आप को जस्ट साबित करने के लिए, ठीक है। अब राइट ऑफ अक्यूज तुमको समझ आ गया होगा कि अक्यूज पर्सन को क्या क्या राइट्स मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 3 राइट्स। अब इसमें देखो यार, इसके रिगार्डिंग क्या क्या बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ने। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अब यार तुम्हारे ऊपर एक ही जुर्म का, कोई एक क्राइम का 2 बार तुम्हारे ऊपर ऑफेंस नहीं लगाया जा सकता। कि तुमको 3 साल जेल हुई, तुमको नहीं हुई, किसी को हुई, ठीक है। अगर किसी को 3 साल जेल हुई तो क्या होगा यार, उसको दोबारा कोर्ट नहीं बोल सकता नहीं इसकी सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए, 3 साल बाद जब ये निकलेगा तो इसको 3 साल और सज़ा दे देंगे, तो उसको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। ये यहाँ से समझ आता है। नो लॉ शैल बी डिक्लेयर एनी सेक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैक डेट। भाई तुमने अगर किसी ने, यहाँ मैं तुमने बोलना अवॉइड करूँगा ठीक है, नहीं तो तुम कमेंट्स में मुझे बोलोगे। तो यार अगर किसी ने तुम्हारा इलीगल एक्टिविटी की है पास्ट में और तुम उसके लिए आज सजा दे रहे हो, तो यार ये चीज़ भी जस्टिफाइड नहीं होती, ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है तुम्हारी, ठीक है। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यार ये चीज़ थोड़ा समझो कि कोई भी पर्सन को तुम उसके खिलाफ सबूत खुद नहीं बना सकते। कैसे, थोड़ा सा सुनो। पुलिस कस्टडी में रहते हैं तुम्हारे क्रिमिनल्स, तो पुलिस कस्टडी में यार उनको अगर गंदा उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, 3rd डिग्री 2nd डिग्री तुमने सुना होगा, ठीक है, तो अगर इस टाइप से उनको ट्रीट किया जा रहा है और उनको बोल रहा है कि नहीं तुम एक्सेप्ट करो अपना क्राइम, तो यार ये चीज़ तुम नहीं करा सकते उनसे, ये तुम्हारा राइट मिलता है इन लोग को, ठीक है। अब यार हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, तुम्हारा यहाँ पे राइट टू जो फ्रीडम है तुम्हारा ये ख़त्म हो रहा है, तुम्हारी आज़ादी की बात यहीं तक थी। तो देख लो यार हमने क्या क्या देखा। एवरी पर्सन विल एंजॉय हिज फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स। दूसरे का फ्रीडम हार्म किए बिना भाई तुमको तुम्हारा फ्रीडम मिल जाएगा। इसको हमने थोड़ा डीप में वहाँ समझा था। राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भाई तुम्हारा आर्टिकल 21 है। इसको हमने बहुत अच्छे से समझा है कि तुम्हारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, सिवाय अगर तुमने कोई अनलॉफुल एक्टिविटी की है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, भाई ये क्या था हमने जाना था, ये कौन से आर्टिकल में आया है ये तुम मुझे बताओ कमेंट्स में नीचे। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या क्या थे यार, किस बेसिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल लिया था कि अभी जो गैदरिंग हो रही है उसको सरकार ने मना करके रखा है, ये तुम्हारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है तुम्हारी गैदरिंग पे, ठीक है। प्रॉब्लम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, हमने ये भी देखा था भाई कि अगर कोई रैली जस्ट है, वो सही चीज़ कर रही है, तो उसको उसके ऊपर गलत रिस्ट्रिक्शन लगा के सरकार उनको रोक सकती है। तो ये रिस्ट्रिक्शन के साथ तुम्हारे प्रॉब्लम्स थे। तो भाई यहाँ पे तुम्हारे राइट टू फ्रीडम ख़त्म होता है। अब हम चालू करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो भाई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, क्या बोल रहा है भाई ये तुमको तुम्हारे एक्सप्लॉयटेशन से तुमको तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बचा रहा है। ये देखो, ये तुम्हारा आर्टिकल 23 और भाई 24 में है। ये जो तुम्हारे आर्टिकल्स हैं ये तुम्हारे जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो भाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है।
और यार जो नहीं कर रहे वो भी कम से कम सुनो, कि आगे आए तो यार तुम एक बार कम से कम इस चीज़ को सुने रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या बोलता है ये। इन आवर कंट्री देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड। भाई ये तुम्हारा बहुत कॉमन सी चीज़ बोल रहा है कि हमारे यहाँ लाखों लोग हैं जो तुम्हारे अंडर प्रिविलेज में क्लास में आते हैं, ठीक है। दे मे बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन बाय द फेलो ह्यूमन बींग्स। अब भाई अब थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड हैं तो जो थोड़े अपर क्लास के हैं यार, ये इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, तुम भी अपने आसपास देख रहे होगे चीज़ें, कि कोई अगर ज़मींदार है तो कैसे छोटे छोटे मजदूरों को लेके उनसे ज़बरदस्ती और उनसे ज़्यादा काम कराता है, ठीक है। तुम्हारा कोई फैक्ट्री में जा रहा है कोई वर्कर, तो 12 घंटे की जगह भाई वो 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहा है। होता है, बहुत कॉमन है, ठीक है। और तुम अब यार ऐसी एज में आ रहे हो ना कि तुम अपने आसपास की चीज़ों को देखना चालू करो, तुम अपने आसपास की सराउंडिंग को स्टडी करो, और यही तुम्हारा सब्जेक्ट का मतलब है, ठीक है। तो अब भाई अपने बुक में क्या क्या बताया है, ये 2 मेजर प्रैक्टिस है भाई। बेगार, ठीक है, मतलब जो फोर्स लेबर होता है तुम्हारा विदाउट पेमेंट, इसको बोलते हैं तुम्हारा बेगार, ठीक है। एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड यूजिंग देम एज स्लेव्स। भाई इसको तुम्हारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बोलते हैं, ठीक है, तुमने सुना होगा ये वर्ड। तो यार ये इस तरीके से तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन होता है लोगों का। तो अब ये जो तुम्हारे जो दोनों हैं ये तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोहिबिट किए गए हैं। और भाई ये तुम्हारा आता है आर्टिकल 23 में, 2 आर्टिकल आते थे 23 और 24, तो ये तुम्हारा 23 ये बोल रहा है, ठीक है। 24 क्या बोल रहे हैं हम आगे देख रहे होंगे। फोर्स लेबर वॉज इम्पोज्ड बाय लैंड लॉर्ड्स, मनी लेंडर्स एंड अदर वेल्दी पर्सन्स इन द पास्ट। भाई तुम्हारा जो फोर्स लेबर था वो तुम्हारा तुमने पास्ट में कैसे था, जो तुम्हारे वेल्दी लोग थे, जो मनी लेंडर्स थे, इन लोग ये सब करते थे। और इसका सबसे अच्छा, सबसे मतलब विजिबल एग्जांपल, अच्छा नहीं बोलना चाहिए, सबसे विजिबल एग्जांपल यार, जो तुमने ईंटे की भट्टी देखी है, तुम ट्रेन से जा रहे हो यार, तब तो तुमने देखी होगी, कहीं पे भी जाओ मिल जाएगी। तुम्हारी जो ईंटे की भट्टी होती है, जो तुम्हारा ब्रिक होता है, ईंटा मतलब ब्रिक, जो रेड ऑरेंज कलर का होता है, वो जो बनता है जिस भट्टी में, वहाँ पे यार ये सबसे विजिबल फॉर्म है इसका, ठीक है। इट इज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम एंड इज पनिशेबल। भाई अब ये तुम्हारा लीगल नहीं है ये, और तुम्हारा ये पनिशेबल है। अगर तुम ऐसा करते पाएगा, कोई ऐसा करते पाया गया, तो यार ये उसके लिए पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन द डेंजरस जॉब लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। तुम्हारी जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो तुम्हारी माइंस होती हैं, माइंस अंडरग्राउंड होती हैं, तो यार उनमें जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनको यार अलाउ नहीं करती है, और ये हमारी गवर्नमेंट उनको प्रोहिबिट करती है। और ये है भाई तुम्हारा आर्टिकल 24। 23 हमने देख लिया। 23 क्या बोल रहा था यार, 23 बोल रहा था कि जो बेगार होता है और तुम्हारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ये दोनों तुम्हारे इलीगल होते हैं, ये तुम्हारा आर्टिकल 23 बोल रहा था। और 24 बोल रहा है भाई कि 14 साल से कम के बच्चे तुम्हारे डेंजरस जगह पे, जो फैक्ट्रीज हो गई, माइंस हो गई, यहाँ काम नहीं करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ यार, ये नंबर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये तुमको ज़रूर समझ में आना चाहिए, तभी तुम्हारा यार यहाँ पे ये चैप्टर 100% मैं मानूंगा हो रहा है। आर्टिकल यार जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम लिखते जाओ कॉपी में। मैं हर बार भाई तुमको सेम फोटो लगा के बोलता हूँ कि इस आदमी की तरह नहीं, तुम इस आदमी की तरह देखोगे, यहाँ पे नहीं है वो फोटो, बट तुम पेन और कॉपी यार रखो और इन चीज़ों को लिखते जाओ, तभी तुमको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब आगे देखो, विद चाइल्ड। अब भाई ये जो तुम्हारे 2 आर्टिकल्स थे, ये जब अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए, मेजर ये वाला, ये 14 साल से कम के एज वाला जो था कि इसके नीचे अलाउ नहीं करेगी, उससे क्या हुआ भाई, व्हेन चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल एंड राइट टू एजुकेशन, ठीक है, बिकम अ फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रेन। अब ये जो तुम्हारा फंडामेंटल राइट बन गया तुम्हारे चिल्ड्रेन का, कौन सा, आर्टिकल 21A होता है तुम्हारा राइट टू एजुकेशन, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया राइट टू एजुकेशन। भाई जब तुम्हारा ये फंडामेंटल राइट बाद में बना है, ये पहले तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं था, ठीक है। तो यार ये जब तुम्हारा फंडामेंटल राइट का पार्ट बन गया, तब भाई ये जो तुम्हारा राइट टू, फिर से देख लो ये चीज़, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बिकम मोर मीनिंगफुल। कब मीनिंगफुल बन गया भाई, जब तुम्हारा राइट टू एजुकेशन आ गया, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे सुन लो, तुम्हारे काम आएगी बाद में, ठीक है। ये तुम्हारा आर्टिकल है 21A,
ये आर्टिकल है ना, ये ए मतलब ये तुम्हारा ए नहीं है, ये तुम्हारा ये वाला आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर है तुम्हारा 21A। तो यार जो ए है ये ए कैसे आता है भाई? तुम्हारा ये मैंने बताया ये तुम्हारा राइट टू एजुकेशन बाद में आया था, ठीक है। तो पहले 21 लिखा गया, उसके बाद फिर 22 लिख दिया गया। लेकिन जो तुम्हारा ये था राइट टू एजुकेशन, ये तुम्हारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, उसमें आएगा भाई ये। तुम्हारे अच्छी लाइफ और तुम्हारी पर्सनल लिबर्टी के लिए तुम्हारा राइट टू एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी गवर्नमेंट इसीलिए फ्री में प्रोवाइड कराती है क्योंकि ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे एक और चीज़ समझो, ये गवर्नमेंट तुमको फ्री में क्यों प्रोवाइड करा रही है? इसलिए प्रोवाइड करा रही है भाई साहब क्योंकि ये जो तुम्हारा राइट है ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। अगर ये तुम्हारा लीगल राइट होता, जो हम आगे समझेंगे क्या होता है, तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, ठीक है। वो करा सकती है, लेकिन अगर नहीं कराएगी तो तुम उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई राइट टू एजुकेशन समझ आया तुमको? ए इसलिए लिखते हैं यार कि 21 का पार्ट है, लेकिन 21 के बाद 22 पहले से ऑक्यूपाइड है, तो 21 के जस्ट बाद 21A आता है, उसके बाद कोई आएगा तो 21B आएगा, ठीक है। ये तुमको पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ आगे आएंगी। तो ये राइट क्यों मीनिंगफुल हो जाता है यार? वापस चैप्टर में आ जाओ, थोड़ा सा बाहर चले गए थे। ये जो राइट है तुम्हारा, जो ये वाला राइट है 24 वाला कि 14 एज के नीचे वाले लोगों को, बच्चों को, लोगों क्या यार, बच्चों को और ज़्यादा यहाँ पे कैसे उनके लिए फ्रीडम हो जाता है कि जब राइट टू एजुकेशन आ गया भाई, तो उनको एजुकेशन मिलेगा इस एज में, तो वो उनको काम नहीं करना पड़ेगा, तो उनके लिए भाई ये और ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो तुम देखो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन गया 1947 में, लेकिन भाई यार परफेक्ट तो था नहीं वो, तो उसमें कैसे धीरे धीरे एवोल्यूशन आ रहा है। तुम्हारे फ्रीडम अभी यहाँ पे, अभी तुम्हारा एक राइट टू प्रॉपर्टी आएगा आखिरी में, ठीक है, उसको वहीं पे बात करेंगे, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आगे बढ़ो। तुम्हारा राइट टू भाई, तुम्हारा ये जो था राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो तुम्हारा खत्म। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये तुम्हारा आर्टिकल 25 से 28 में है। और यार हमारी कंट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे तुम देख रहे होगे, ठीक है। देखो आगे, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन एंजॉयज द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। भाई हम सबको आज़ादी है, हम कौन सा रिलीजन फॉलो करें, इस लाइन में इससे ज़्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं। दिस फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज अ हॉल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी। भाई साहब इसमें समझाने को है, ये जो तुम्हारा फ्रीडम है ये हमारे डेमोक्रेसी का हॉल मार्क है। कैसे? अब डेमोक्रेसी क्या होता है यार, ये एक बार सोचो और सुनो। डेमोक्रेसी यार मतलब सबको आज़ादी, सबको अपने अपने हक का करने की आज़ादी होती है। तो यार जिसका जो मन है वो उस रिलीजन को फॉलो करे, ये उसकी आज़ादी होनी चाहिए। तो यार इस फ्रीडम को तुम्हारा हॉल मार्क मान लो तुम्हारे डेमोक्रेसी का। समझ आ रही हैं चीज़ें? आ रही हैं यार तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, दिल से बहुत अच्छा लगता है। तुमने पहले जो वीडियोस आए हैं उनमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो यार इस फैमिली को ऐसे ही बनाए रखो और लाइक ज़रूर मारना यार, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इन पास्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन वॉज वेरी रेयर कॉन्सेप्ट। भाई तुम्हारे पास्ट में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये बहुत रेयर कॉन्सेप्ट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि एक राजा होता था, ये वाला पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। एक राजा होता था, उसका एक रिलीजन होता था, तो वो क्या करता था यार कि उसके अंदर जितनी प्रजा आती है वो सब उस रिलीजन को फॉलो करे। और अगर वो उस रिलीजन की जनता नहीं होती थी तो उनको ज़बरदस्ती वो कन्वर्ट करा देता था भाई। तो तुम देखो कि पास्ट में ये चीज़ें कभी फॉलो नहीं हुई हैं। Democracy has always incorporated the freedom to follow the religion of one's choice as one of its basic principle। भाई ये डेमोक्रेसी का हमेशा one of the basic principle रहा है कि कोई भी वो अपने मन का रिलीजन को फॉलो कर पाए, उसको जो रिलीजन पसंद है उसको फॉलो कर पाए, ठीक है। तुम अपने आसपास भी देखो यार कि कोई भी तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, सबका अलग अलग रिलीजन है, ठीक है। और कोई उनको फोर्स नहीं करता कि तुम ये रिलीजन फॉलो करो या फिर तुम ये रिलीजन फॉलो करो। और यहाँ पे यार मैं एक और एग्जांपल दूंगा, जस्ट अगले स्लाइड का वेट करो वहाँ पे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इन इंडिया, एवरीवन इज फ्री टू चूज अ रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन, ठीक है। ये तुम्हारा आर्टिकल 25 का तुम्हारा भाई है, ठीक है। कॉम्पिटिशन वाले कान, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। अ पर्सन में चूज एनी रिलीजन और मे नॉट चूज एनी वन ऑफ देम टू फॉलो। वो अगर कोई चाहे तो भाई उसको फॉलो करे रिलीजन को, और ना चाहे तो ना फॉलो करे। ये क्या है तुम्हारा
फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस यार तुम्हारा ये डेफिनेशन बोल रहा है कि कोई चाहे तो फ्रीडम, कोई चाहे तो किसी रिलीजन को फॉलो करे या ना। अब आगे देखते हैं यार क्या आ जाती हैं चीज़ें। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट। तुम्हारा जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये 3 चीज़ इसमें आती हैं यार। तुम्हारा फ्रीडम टू प्रोफेस अ रिलीजन, फ्रीडम टू फॉलो दैट रिलीजन और फ्रीडम टू प्रोपोगेट। तुम उस रिलीजन के बारे में नॉलेज फैला सको लोगों में, ठीक है। तुम देखे होगे रिलीजियस गुरुज रहते हैं बहुत सारे, ठीक है, बेसिक चीज़ है। अब आगे देखो यार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। भाई यहाँ पे भी तुम्हारे लिमिटेशन आ जाते हैं और ये भी कंट्रोवर्शियल रहा है, हम आगे देख रहे हैं। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। भाई तुम्हारे प्रैक्टिस है फ्रीडम का रिलीजन के बेसिस पे, उस पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। अब इसको यार बेसिक एग्जांपल देखो, तुम्हारे जो त्यौहार होते हैं वो अभी कोविड के टाइम पे बैन है। तुम्हारे जो बहुत सारे त्यौहार होंगे, तुम्हारे आसपास जो होते हैं त्यौहार, तुम उनको देख लो। अगर उनमें गैदरिंग होती थी खूब बड़ी सी, तो अब उस चीज़ पे बैन लग चुका है कि अब गैदरिंग नहीं हो सकती। तो तुम्हारे रिस्ट्रिक्ट कर रही है गवर्नमेंट, किस चीज़ के लिए यार? तुम्हारे हेल्थ के लिए। इस तरह तुम्हारा पब्लिक ऑर्डर के लिए भी हो सकता है। अगर कोई हिंसावादी तुम्हारा हो रहा है, मतलब वायलेंस हो रहा है कहीं पे रिलीजन के नाम पे, तो यार वो चीज़ गवर्नमेंट रोक सकती है, ठीक है। तो यार यहाँ पे ये चीज़ तुमको समझ आ रही होगी। दिस मीन्स दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट। तुम्हारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये अनलिमिटेड नहीं है भाई साहब, तुम्हारा अनलिमिटेड यहाँ पे ये राइट नहीं है। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इविल। जो तुम्हारे सोशल इविल रहते हैं यार, तुम्हारे बहुत सारे रिलीजन में बहुत सारे सोशल इविल थे। जैसे यार जो सती प्रथा थी, जो सती की प्रैक्टिस थी, ठीक है, तुम्हारा जो ह्यूमन सेक्रीफाइस था, जो तुम्हारा बाईगैमी थी, ठीक है। तो यार ये तुम्हारा ये सब जो है, इनको गवर्नमेंट ने हटाया, इलीगल किया, बैन किया, ठीक है। तो यार ये बहुत अच्छे एग्जांपल है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है यहाँ पे और जो तुम्हारे सोशल इविल हैं उनको हटाती है। यार ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। Such restriction cannot be opposed in the name of interference in the right to freedom of religion। और भाई ऐसे रिस्ट्रिक्शन को कोई भी अपोज नहीं कर सकता ये बोल के कि आप हमारे राइट टू फ्रीडम को अफेक्ट कर रहे हो। सेंस बनता है यार, तुम्हारे जो सोशल इविल हैं सोसाइटी के, ये सब इनको हटाना बहुत ज़रूरी था यार। अभी भी कई जगह प्रैक्टिस चल रही हैं, उनको गवर्नमेंट ट्राई करती है हटाने की। तो यार ये बहुत ज़रूरी है और कोई भी आदमी इसको ये नहीं बोल सकता, अपोज नहीं कर सकता कि आप हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, ये जो तुम्हारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसको हार्म कर रहे हो आप, ठीक है। अब आगे देखो यार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिकम अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। मैंने तुमको बताया भाई कि जो तुम्हारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये तुम्हारा काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। कैसे? द लिमिटेशन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑलवेज प्रोड्यूस टेंशन बिटवीन द फॉलोअर्स। जो फॉलोअर्स होते हैं रिलीजन के और गवर्नमेंट के बीच में भाई तुम्हारा टेंशन क्रिएट कर देती है। कैसे? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड द राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन। तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर रहा है भाई कि तुम अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो। और ये प्रोपोगेट करना क्या इंक्लूड करता है कि तुम अपने रिलीजन को दूसरों को तक पहुंचा सकते हो, जो पीपल हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन भाई तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो फोर्सेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं बोलती कि तुम किसी को फोर्स करके तुम उसका धर्म बदलवा रहे हो, तुम गुंडागर्दी करके उसका धर्म बदलवा रहे हो। तो यार ये चीज़ गवर्नमेंट नहीं बोलती, ये तुम्हारा अलाउड नहीं है, ठीक है। इट ओनली गिव्स अस राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट अदर टू इट। भाई तुम्हारा ये जस्टिसेबल कब होगा कि यार कोई खुद से आके तुम्हारा रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, कि तुम अपने रिलीजन की इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किए, उसकी जो प्रैक्टिस है उसको काफ़ी अच्छी लग गई कि नहीं यार मुझे भी ऐसा करना है, तो यार वो आदमी उस रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और ये बहुत कॉमन चीज़ है। तुम AR रहमान का एग्जांपल लेना यार, वो पहले हिंदू थे अब मुस्लिम है, उनको यहाँ पे अच्छा लगा। मैं ये नहीं बोल रहा यार ये उनकी पर्सनल चॉइस थी, उनको क्या अच्छा लगा, बस मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये तुम्हारा जो यहाँ पे ये जो चीज़ ये तुम्हारा लिखा हुआ है सेंटेंस, ये कैसे पॉसिबल है, बस मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। इसको तुम ऑफेंड मत होना, कोई बहुत बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ो। इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। भाई तुम्हारे सारे रिलीजन इक्वल होने चाहिए। अब हमारी कंट्री भी यही बोलती है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबके पास चॉइस है अपने अपने रिलीजन के। लेकिन डेमोक्रेसी में भाई कोई बड़ा छोटा भी नहीं होता, सब इक्वल होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई अमीर नहीं हो सकता, कोई गरीब नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे
इस पॉइंट पे अभी मैं तुम्हारे रिलीजन की बात कर रहा हूँ, किसी दूसरी चीज़ की नहीं, ठीक है। तो यार रिलीजन सारे बराबर होने चाहिए तुम्हारे डेमोक्रेसी में। अब इसको और थोड़ा समझो। बीइंग अ कंट्री विच इज़ होम ऑफ सेवरल रिलीजन, इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट टू डिफरेंट रिलीजन। भाई हमारी कंट्री में यार दुनिया के सबसे ज़्यादा रिलीजन है, तुम गिन नहीं सकते इतने टाइप के रिलीजन है यार, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत तुमको वेरिएशन मिलेंगे। तो यार इतने डिफरेंट रिलीजन हैं तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन यार यही हमारे एस्पिरेशन थे। तुम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे एस्पिरेशन को भी लिखता है। हमारे जो हमारे फोर फादर थे उन्हें हमारे एस्पिरेशन को भी लिखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम क्या एस्पायर कर रहे हैं। तो यार ये भी था कि सारे रिलीजन इक्वली ट्रीट हों। समझ, तुम लिंक करना चालू करो चीज़ों को। जब लिंक करना चालू करोगे ना तो तुम चीज़ों को समझोगे और तुम इंजॉय करोगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये नेगेटिवली मैंने क्यों हाईलाइट किया मैं बताऊंगा। नेगेटिवली इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका यार पहले मतलब समझो फिर मैं नेगेटिवली में घुसता हूँ। मतलब तुम्हारी गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती। ये जो तुम्हारा नेगेटिवली वर्ड है ना यार, इससे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ क्योंकि ये काफ़ी आगे आने वाला है। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना यार, वहाँ पे इस वर्ड का काफ़ी यूज़ होता है। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये क्या होते हैं मत घुसो, मैं बस तुमको टर्म बता रहा था कि ऐसी टर्म तुमको आएंगी, ठीक है। अब भाई ये नेगेटिवली का मतलब क्या है कि तुम्हारी जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, यहाँ पे किसको गवर्नमेंट की बात हो रही है इसलिए गवर्नमेंट की अथॉरिटी, जो तुम्हारी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, उसको नेगेट कर रही है। नेगेट वर्ड से तुम नेगेटिव समझो, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है यार कि किसी चीज़ को तुमको फ्रीडम दे रही है। जैसे तुम्हारी फ्रीडम है वो तुम्हारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो तुम्हारे राइट्स को बढ़ा रहा है। मत घुसो, अगर नहीं समझ आया तो छोड़ देना, ठीक है, हम समझेंगे आगे। बस मैं बोल दिया यार क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है तो मैं बताते बताते बहुत डीप में घुस जाता हूँ। यहाँ बस इतना समझो यार, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का है नेगेटिवली वर्ड। नेगेटिवली मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहा है किसी चीज़ को, तो तुम्हारे गवर्नमेंट को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप फेवर नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखो यार, यहाँ पे तुम्हारा एंड आ गया इस पर्टिकुलर टॉपिक का। थोड़ा सा और है, इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है। अगर ऑफिशियल रिलीजन नहीं है तो उससे क्या होगा, रिलीजन कैन नॉट बी अ कंडीशन फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब। भाई तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब के लिए रिलीजन तुम्हारा एक रीज़न नहीं हो सकता, बेसिक है, ठीक है। तुम्हारे अगर तुम किसी जॉब के लिए जा रहे हो तो तुमको ये नहीं बोलेंगे तुम इस कास्ट के हो, तुम इस रिलीजन के हो, तभी तुमको लिया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो द राइट टू इक्वालिटी, देयर इज गारंटी दैट गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। भाई साहब पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आए थे कि जो तुम्हारा रिलीजन है उस बेसिस पे तुमको गवर्नमेंट तुम्हारा मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। वहाँ स्टेट वर्ड का यूज़ हुआ था, मैंने स्टेट का मतलब तुमको गवर्नमेंट बताया था उस टाइम कि तुम्हारे लिए अभी गवर्नमेंट है। स्टेट की वाइड मीनिंग होती है लेकिन तुम्हारे लिए गवर्नमेंट था। तो वापस आ जाओ, स्टेट वाला पार्ट नहीं समझ आया तो छोड़ देना, ठीक है। ऑल्सो द राइट टू इक्वलिटी, देयर इज गारंटी दैट गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तुम्हारे रिलीजन के बेसिस पे यार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। ये तुम्हारे पहले जो राइट टू इक्वालिटी है उसमें भी बोला गया है, ठीक है। वही चीज़ हमने देखी यहाँ पे। इंडिया की कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तुम्हारे जो रिलीजन है वो बेसिस नहीं बन सकता तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। अब ये देखो यार, द इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन और गिव रिलीजियस एजुकेशन, नॉर विल दे विल फेवर पर्सन ऑफ एनी रिलीजन। भाई साहब तुम एक बार पढ़ लेना यार खुद से, अगर तुमको कंफ्यूज हो गया हो। मेरी रीडिंग थोड़ी सी बेकार है, ठीक है। बोल क्या रहा है यार, मैं ये समझा सकता हूँ तुमको। ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो किसी एक रिलीजन को प्रीच नहीं करेगा। मतलब तुम्हारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की प्रैक्टिस पूजा नहीं होगी, ठीक है। तुम्हारा रिलीजियस एजुकेशन है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और वो किसी भी पर्सन या रिलीजन को फेवर नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था यार, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज टू सस्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। भाई ये तुम्हारा सेक्युलरिज्म वर्ड है, ये तुम्हारे प्रियम्बल में भी है। ये तुम्हारा चौथा लेक्चर है भाई जिसमें मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम अपना प्रियम्बल खोल के देखो। और यार जो खोल के देखे मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, उसमें तुम्हारा ये सेक्युलरिज्म वर्ड है कि नहीं, ठीक है, मुझे तुम बताओगे। तो जो प्रिंसिपल है भाई सेक्युलरिज्म का, सेक्युलरिज्म मतलब तुम समझ के आ रहे हो यार, सेक्युलर मतलब कंट्री का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता। ये पिछले स्लाइड में भी यही बोला। तो यार ये जो प्रिंसिपल है सेक्युलरिज्म का,
ये फॉलो हो, इसीलिए यार हमने इतने सारे प्रोविज़न डाल के रखे हैं, ठीक है। इसका ये ऑब्जेक्टिव था। तो तुमसे अगर पूछ ले ऑब्जेक्टिव क्या है भाई तुम्हारे राइट टू, जो तुम्हारा, अब राइट का नाम मैं भूल गया, जो तुम्हारा राइट है ये वाला रिलीजियस प्रैक्टिसेस वाला, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये तुम्हारा अगर क्वेश्चन बनता है तो तुम क्या लिख के आओगे यार, ठीक है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं। अब यार तुम्हारा यहाँ पे मैं ये लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं तुम्हारा यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में यार मैंने पेस धीरे रख के एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। यहाँ मेरा एम सिर्फ चीज़ों को समझाना था तुमको। अगर तुमको यार ये लेक्चर धीरे लगे तो 1.5 2x में देख लो, ठीक है, तुमको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होंगी। और बस यार स्टे सेफ, तुमको पता है सिचुएशन कैसी हो रही है। तब तक के लिए बाय।